अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। सरफराज बुगटी निगरां वज़ीर दाखिला, उनसे जब सवाल हुआ कि कायद नून लीग की वापसी से मुतल्लिक क्या हिकमत अमली होगी या क्या रिएक्शन होगा हुकूमत का, तो इसके ऊपर उनका जवाब आपने मुलाहिज़ा किया। गो कि ये जवाब देकर उन्होंने फिर अपने ही जवाब के ऊपर यू टर्न ले लिया। पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फिर कानून का सामना उनको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये हमारा काम नहीं है, वज़ारत दाखिला का काम नहीं है, अदालतों का काम है, वो देख लेगी। लेकिन ये बड़ी ग्रां गुजरी स्टेटमेंट नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन बड़े सख्त आ रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने तो सरफराज बुगटी साहब को, वो कहते हैं ना, तड़ी लगा दी। वो कहते हैं सरफराज बुगटी साहब पहले बयान देने से पहले शेख रशीद साहब का अंजाम देख ले, नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान देने से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये नवाज शरीफ का और अवाम का मामला है, आपका काम मुल्क चलाना है, आप उसके ऊपर फोकस करें। अपने तज्जियाकारों के सामने हमने सवाल इसके ऊपर ये रखा है कि क्या सरफराज बुगटी के बयान पर नून लीग जो मंतक पेश कर रही है वो जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उमर चीमा साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, मुझे इल्म था, बल्कि यकीन की हद तक इल्म था कि चूँकि सवाल मेरे महबूब कायद का है तो जवाब मेरे से पहले भला कोई और क्यों देगा। बिल्कुल सही। और मैडम शेख, मुझसे पहले भला और क्यों पूछेंगी किसी से? बनता ही नहीं है। तो शुक्रिया। जिसको सबसे ज़्यादा खुशी उससे सबसे पहले, हालांकि कपड़ों से नहीं लग रहा है सबसे पहले। ये कौलो फेल का तजाद है। अच्छा, दूसरी, दिल की गहराइयों से मैडम शेख मैं आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अथाह गहराइयों से, कि इतना अहम टॉपिक आपने सामने रखा। अल्लाह के फजलो करम से मैं रात भर सोच रहा था और सुबह भी सोच रहा था और एक देग भी मानी हुई थी कि आज मेरी टीम ये सवाल रखे ताकि हमारा जो पाकिस्तान का 75 साल तारीख का एक बहुत बड़ा मसला सामने आ गया, उसके लिए हम भी अपनी राय दे सकें। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से, बल्कि कथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ा इस मुल्क के लिए एक आपकी कुर्बानी है जो याद रखी जाए। थैंक यू भट्टी साहब, अपने आप को भी मुबारक दें, आप भी टीम का पार्ट है तो आप अपने आप को भी मुबारक दें। फिर तज्जिया शुरू कर दें। मुझ आजिज़ समेत साहब सबको मुबारक। ठीक है सर। अच्छा, पहली बात मैडम शेख, अब ड्रैग हो रहा है कि पहली बात कि जब सरफराज बुगटी साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया, जब वो वार्निंग देने की गुस्ताखी के बाद, यानी वार्निंग भी हमने ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया और यू टर्न भी हमने ही इस्तेमाल किया सवाल में, इसलिए मैं ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब वो वार्निंग देने की गुस्ताखी के बाद यू टर्न ले चुके तो इन्हें माफ़ कर देना चाहिए था। गो के बुगटी साहब का गुनाह बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे गुनाह नहीं किया करते, मगर जब वो कह चुके कि बयान का सियाको सबाक, वैसे ये भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है सियाको सबाक, कुछ और था तो इन्हें माफ़ कर देना चाहिए था। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर वो किसी को कहे कि अगर अदालत वो मुल्ज़म हैं, हालांकि गलती यहाँ भी वो कर गए, वो मुजरम हैं और मफरूर हैं, लेकिन अगर मुल्ज़म हैं तो अदालत अगर उन्हें रिलीफ नहीं देगी तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बुगटी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। मैं सही कह रहे हैं मुस्लिम लीग की। दूसरी बात, चश्मे बदूर मेरे भाई सरफराज बुगटी साहब, क्या आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होना चाहेंगे। वो खलील खान और थे जो फाख्ता उड़ाया करते थे, अब तो रिस्क फ्री से ज़ीरो गारंटियों तक और ज़ीरो गारंटियों से धमकियों तक जो कुछ हो रहा है वो गिरफ़्तारी से बचने के लिए हो रहा है। अच्छा, तीसरी बात मैडम शेख कि ये गलत बात है, बयानबाजी से कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। ये ठीक है कि इससे बुगटी साहब का कद बढ़ सकता था, लेकिन अब उनकी उम्र 20-21 साल नहीं है और मेडिकली 20-21 साल तक कद बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है बुगटी साहब को इस बयान का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आखिरी बात मैडम शेख के मुस्लिम लीग की, नून की जो आपने कहा है ना गलत है, मंतक तो खैर ही कोई नहीं, तुक भी गलत है। उसकी वजह यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि बुगटी साहब निगरान वज़ीर हैं तो और लिहाजा उनको बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, ये इस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए, तो वो ठीक था। लेकिन चूँकि
आगे से उतना ही अकल था और उतनी ही मंतक थी और गुलामाना सोच थी और एक से बढ़कर क्रेडिट लेने की कोशिश थी कि शेख रशीद का अंजाम देख लें, कद बढ़ाने की कोशिश ना करें, होश के नाखुन लें। तो मेरा ख्याल है बुगटी साहब को काफ़ी ठंड पड़ चुकी होगी। और आखिरी बात, मरियम औरंगज़ेब साहब ने एक मरतबा कौमी असम्बली में कहा था कि नवाज शरीफ एक नशा है और ये नशा बदस्तूर कायम है। इस पर मरियम औरंगज़ेब को अथाह गहराइयों से मुबारकबाद, दिल की अथाह गहराइयों से। और उनसे पूछना ये है कि अगर एक मुल्ज़म हो और उसका अदालत में मामला हो तो फिर अवाम, एयरपोर्ट से अवाम दरमियान में कैसे, यानी अदालत और मियाँ साहब के दरमियान में अवाम कैसे? बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरे महबूब कायद की वापसी को मुमकिन बनाए और सब कुछ खैर व आफियत से करे। बहुत इंतज़ार है इस कौम को, क्योंकि खुशहाली आने वाली है। ओके उमर, आपकी क्या राय है? क्या सरफराज बुगटी साहब वाकई पॉइंट स्कोरिंग करे इस मामले के ऊपर और फिर उन्होंने अपने ही बयान को कह दिया कि उसको मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की गई है, सियाक़ सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल है कि सरफराज बुगटी साहब ने जो बात की थी उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। क्या नवाज शरीफ क्या उनको कन्विक्ट नहीं किया गया? क्या उनको आते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो इसमें कौन सी कबाहत है? अब मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई ये जो सियासी इंतहा पसंदी शुरू हो गई है। पहले इमरान खान की बात होती थी, उस टाइम कहते थे जी इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब ये है कि जो नवाज शरीफ है ये एक रेड लाइन बन गए हैं और जो राना सनाउल्लाह साहब हैं और मरियम औरंगज़ेब जो है उन्होंने ओवर रिएक्ट किया है। अब ये कह रहे हैं कि सरफराज बुगटी अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और पहले शेर शीर का अंजाम देखें। शेर शीर ने कौन सा कद बड़ा करने की कोशिश की थी? अब ये कहना ये चाह रहे हैं जी कि शेर शीर जो है वो भी अगर नवाज शरीफ के बारे में बात करता था तो अब ये देखें कि उसका अंजाम देखें। मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब रिएक्शन नहीं है। इनको इस मामले पे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। अगर कोई इन्हें कोई प्रॉब्लम था तो खामोशी से कोई बैकडोर चैनल से सरफराज बुगटी साहब को कह देते कि भाई आपके बयान से हमें तकलीफ हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मसला था भी तो उसको आपने इशू बना लिया। अब आप जो है आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो कानून से बालातर है। आप साथ अदालतों को भी एक मैसेज दे रहे हैं और साथ जो मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं जी कि ये अवाम फैसला करेंगे। ये सारे बयान होते हैं और ये बड़े अजीब से बयान होते हैं। एक टाइम पे ये अदालतों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, दूसरे टाइम पे नवाज शरीफ जो है वो अदालतों से बालातर हो जाते हैं। मुझे तो ये बहुत ही मज़हक़ाहेज़, इनका रिएक्शन ही बड़ा है, मज़हक़ाहेज़ है। और मेरा ख्याल है कि सरफराज बुगटी को भी इस मामले पे अगर उसने बात कर दी थी उस पर खामोशी इख्तियार कर दे, उस पर कोई वजाहत करने की या सियाक़ो सबाक़ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि मेरी बात का ये मतलब था। असल में जो मुझे लग रहा है कि ये सरफराज बुगटी पर ज़्यादा इसलिए ये उन पर बरस रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जो जाम कमाल साहब हैं या इवन जो हमारे अभी मोहतरम निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, वो जाकर ये मरियम नवाज से मिले थे और तासर ये है कि बाप पार्टी का ये ग्रुप जो है वो आगे PMLN में शामिल होगा। तो गालिबन जो सरफराज हैं उन पर राना सनाउल्लाह या मरियम से ज़्यादा एक अपनी पार्टी के हवाले से दबाव है कि हमारी को डील होने जा रही थी और आपके इस बयान की वजह से को हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनका जो PMLN का रिएक्शन है ये बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है और ये वो उसी तरह इन्होंने काम शुरू कर दिया जो काम पहले को PTI वाले करते थे जी कि किसी की हिम्मत कैसी हुई कि कोई इमरान खान पर बात करके दिखाया जी वो हमारे लिए रेड लाइन है। और अब अगर ये उसको ये बता रहे हैं शेर शीर के हवाले से कि उसका अंजाम देखें, तो फिर आप ये भी देख लें कि जिनको ये फॉलो कर रहे हैं या उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं PTI की, उनके लीडर का भी अंजाम देख लें कि वो किधर बैठे हुए हैं। ये कल दोबारा आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे ख्याल है कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर तवानाई सर्फ की है और उन्होंने उसको सरफराज बुगटी को दबाने की कोशिश की है। कोई ऐसी कोई तूफान नहीं बरपा हो गया था। उसने जो बात की थी ठीक थी कि एक इश्तिहारी उस पर बात हो रही थी। मज़ा साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपकी क्या राय? देखिए, वक्त की बात है। चौधरी शुजात ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो वज़ीर दाखिला थे तो 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो वापस आ रही थी। तो एक इजलास हुआ सिक्योरिटी के हवाले से कि क्या करना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने कहा हम गिरफ़्तार कर लेते हैं बेनज़ीर भुट्टो को।
और ये हम जुलूस को नहीं अलाउ करेंगे। चौधरी शुजात ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने इस चीज़ को मना किया। मैंने कहा कि वो आ रही हैं वापस, उनको किस हैसियत से हम गिरफ़्तार करेंगे, किस वजह से गिरफ़्तार करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि बाद में जिस तरह का रिसेप्शन हुआ तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर हम गिरफ़्तार करते तो क्या होता। अब चीज़ ये नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कानून में उनके आप अगर लीगली देखें तो वो कन्विक्ट हैं और डिसक्वालीफाई हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये अदालत का काम है कि अदालत उस सिलसिले में क्या करती है। पहली चीज़ ये कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हों। आप देखें ना, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से PTI नाराज़ कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, और केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर से PMLN नाराज़। पहली चीज़ ये कि केयर टेकर्स को एहतियात करनी चाहिए स्टेटमेंट्स देते वक्त। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो स्टेटमेंट दिया था वो अनकॉल्ड फॉर था। चीज़ ये कि वो सिर्फ ये अगर बात कर देते कि जी अदालत में है केस, अदालत जो फैसला करेगी हम उसे फॉलो करेंगे। यही बात सरफराज बुगटी PMLN जो उमर कह रहे हैं वो बात ठीक है कि मतलब सरफराज बुगटी के बयान पर इस तरह का रिएक्शन मरियम औरंगज़ेब का, इसकी मतलब क्या हो, इससे क्या माने ले रहे हैं? कोई सरफराज बुगटी थ्रेट हो गए हैं, कोई सरफराज बुगटी की जमात PMLN के लिए थ्रेट बनती जा रही है। हम जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, हमारे यहाँ जो इनटॉलरेंस का लेवल है, पॉलिटिकल इनटॉलरेंस जो है कि हमें बर्दाश्त ही नहीं है। उन्होंने एक बयान दिया, आप सिंपली या इग्नोर करते उस बयान को। कलामी की माजरत आप कह रहे हैं सरफराज बुगटी साहब को ज़रा एहतियात करनी चाहिए थी, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एग्जैक्टली वही कहा है जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कानून के मुताबिक जब वापस आएंगे तो उनके साथ सलूक होगा। दैट इज गिरफ्तारी वाली बात आई ना, तो गिरफ्तारी मैं तो सिर्फ मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये बात कर भी दी थी तो ठीक है, उसको आपने वो करना चाहिए था। आप मैक्सिमम आपका रिएक्शन ये होना चाहिए था कि भाई अदालत को फैसला करना। अपने जो एम्बिट है, ये अपनी नून का, देखिए अव्वल तो नून का रिएक्शन सिर्फ ये बनता था कि सरफराज बुगटी साहब अदालत को फैसला करने दें, जो भी है। जब आप उसमें ये होते हैं ना कि आप शेख रशीद की तरफ, भाई सरफराज बुगटी आफ्टर ऑल बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, ये अभी 16 महीने आपके इत्तेहादी भी रहे हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी। वो अलग बात है कि पहले उनके इत्तेहादी थे। तो मेरा ख्याल है कि अननेसेसरी पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन और उसमें नहीं जाना चाहिए, दोनों को ही एहतियात करनी चाहिए। एजाज, बहुत शुक्रिया अलेना। बात यह है कि अगर सरफराज बुगटी का इंटरव्यू पूरा देखें तो वो तो नवाज़ शरीफ की तारीफ़ कर रहे हैं। वो उसी इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को तो पता था कि उन्होंने गिरफ़्तार हो जाना है और वो अपनी बेटी को लेके बरतानिया से वापस आ गए। और फिर आगे चल के वो कहते हैं कि देखिए कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और फिर आगे चल के उसी सांस में वो ये भी कहते हैं कि जी साउथ एशिया में एक ही लीडर है जो कि गिरफ्तारी से डरता है, उसका सबको पता है, यानी कि वो इमरान खान की तरफ इशारा दे रहे हैं। अब इस पूरी गुफ्तगू में काबिल एतराज़ बात क्या है? कोई एक बात भी काबिल एतराज़ नहीं है। एक फैक्ट है कि नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो केस कैसे बना था, क्यों बना था, ठीक बना था, गलत बना था, पूरी एक अलग डिबेट है। लेकिन क्या नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता नहीं है? बिल्कुल है। क्या नवाज़ शरीफ साहब एक एफिडेविट के ऊपर, अपने भाई के एफिडेविट के ऊपर एक ख़ास मुद्दत के लिए बैरून मुल्क गए थे? बिल्कुल गए थे। क्या नवाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क जाकर जिलावतनी इख्तियार कर ली, उस एफिडेविट की, उस वादे की खिलाफ वर्जी की? बिल्कुल की। क्या कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जिस वक्त तक अदालत कोई दूसरा ऑर्डर नहीं देता, वो पुराना कानून इंटैक्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो सरफराज बुगटी ने क्या गलत कहा? सरफराज बुगटी ने मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गलत बात की है। मेरा ये ख्याल है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब, ये जिसे कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पर बता रहे हैं उनकी अपोजिशन कौन सी है इस वक्त अगर आप देखा जाए तो, यानी कि नून लीग की अपोजिशन कौन है? नून लीग की एक्चुअल अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ग्राउंड पे है ही नहीं, तो वो मेरा ये ख्याल है कि वो जाली अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है
कि आप अगर सरफराज बुगटी और यानी कि बाप जमात का और इनका ताल्लुक देख लें कि जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तो इन लोगों ने इनकी हिमायत की थी। और जब ये निगरान बने हैं तो निगरान बनने के बाद वो बनाए किसने हैं, किस तरह बने, वो एक अलग पूरी डिबेट है। क्या इन्होंने इनके ऊपर कोई एतराज़ किया था? आंसर इज़ नो। बल्कि इन्होंने तो उस बात के ऊपर खुशी का इजहार किया है। जो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं या निगरान काबीना बनी है, क्या मुस्लिम लीग नून ने उस पर किसी किस्म का एतराज़ किया है? ना नून लीग ने एतराज़ किया, ना पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया, यानी कि इन्होंने उनको कबूल किया है। और फिर मेरा ये ख्याल है कि ये जो सरफराज बुगटी साहब की जो स्टेटमेंट आई है, मेरा ये ख्याल है कि शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट भी ना देते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है वो ज़्यादा डिपेंड कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो मोहब्बत की पिंगें हैं वो चल रही हैं। और शायद मुमकिन तौर पे जो सरफराज बुगटी ने ये बयान दे के वो जो एक गर्द उठाई जा रही थी, इस बयान को एक इशू बनाया जा रहा था, उसको दबाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में वो बयान ना भी देते तो कोई मसला नहीं था। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा उमर, आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है, जैसे अभी एजाज़ ने भी एक इशारा किया और मज़हर अब्बास साहब ने भी राय का इजहार किया, निगरानों को सियासी मामलात के अंदर थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना चाहिए, इतना खुल के नहीं करना चाहिए, अपने आप को फजूल में पोलिटिसाइज कर रहे हैं या अपने आप को फजूल में कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं? देखिए, जिस तरह एजाज़ ने बात की कि सरफराज बुगटी ने और भी काफ़ी बातें की, वो इतना इशू नहीं बनी। ये ख़ास तौर पे चूँकि ये भी इशू है कि आज के दौर में सोशल मीडिया के ज़माने में जब कोई एक क्लिप वायरल हो जाता है तो उससे पहले क्या बात चल रही थी, उसके बाद क्या हुई, वो तो जो है ना गैर अहम हो जाती है। बाकी ये है कि जो आप बात कर रही है, मेरे ख्याल उस लिहाज से जो मीडिया वाले हैं, जो टीवी वाले हैं, उनको निगरानों को बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर आएंगे तो कोई मुतनाज़ा बयान दे सकते हैं। तो लिहाजा हमें भी उनको इससे बचाने के लिए ये चाहिए कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को बुलाएं। और उससे भी आइडियल ये है कि अगर आपने सरफराज बुगटी को बुलाया है तो आप सरफराज बुगटी से वजारत दाखिला के बारे में सवाल करें। मैं ये देखता हूं कि मीडिया पे जितने भी लोग आते हैं, कभी किसी से उसकी वजारत के बारे में सवाल को नहीं होता। सारे जो सवाल है वो पॉलिटिकल होते हैं। शरीफ की वापसी और यहाँ पर फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, वो क्या कर रहे हैं। तो अलीना, मैं यही बात कर रहा था कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि उनको बुलाया ना जाए। बाकी ये है कि ये बात आपकी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि अब ये है कि मीडिया वाले जो है वो तो आपको बुलाएंगे, मतलब कि जो वज़ीर हैं या वज़ीर आज़म है वो उसका इंटरव्यू करेंगे, तो उन्हें अपने मुफादात का और अपनी हदूद का खुद ख्याल करना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ जो है वो बाले जान बन सकती है। उन्हें भी अपने लेवल पर एहतियात करनी चाहिए। और ये वाला जो मामला है, मेरे ख्याल ये ज़्यादा पॉलिटिकल इसीलिए हुआ है कि चूंकि आगे इनकी पार्टी नून लीग में जम होने भी जा रही है, और दूसरा जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो भी एक नई टोन भी सेट कर रहे हैं। खबर दे दी आपने, जम होने जा रही है, हमारी रेड लाइन है, जम होने जा रही है, या सीट एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करेंगे कि जब वो वापस आएंगे तो क्या तरीकाकार क्या किया जाएगा, कि उनको क्या अदालत से कोई हिफाजती जमानत लेनी पड़नी है या कोई और तरीकाकार होगा। देखें अलीना, सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो रिपोर्टर आपसे करेगा, और बाहर का कोई फॉरेन टेलीविजन चैनल है या वो है तो वो आपसे यही क्वेश्चन करेगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन करेगा जो उन्होंने किया। जो प्राइम असल चीज ये कि आपने क्या जवाब देना है, या तो नो कमेंट भी कह सकते हैं आप इस पे, इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट पॉइंट नोटेड, वो हम आई थिंक हमने एस्टैब्लिश कर लिया, और उमर भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर आके कर रहे हैं, उन्होंने वजाहत दे दी है। उमर, आप कह रहे थे कि बाप पार्टी जो है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, आपने कहा जम होने जा रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जम होने जा रही है, नहीं कि नून लीग के बाप जो पार्टी है, इनकी पहले मुलाकात भी हो चुकी है, जिसमें जो अभी के निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवार काकड़ वो भी मौजूद थे, जो जाम कमाल साहब हैं वो भी मौजूद थे। इनका अपना फ्यूचर प्लान या ये है कि बाप अपना मुस्तकबिल अभी यही देख रही है
कि वो नून लीग में जो है बलूचिस्तान की नून लीग बन जाए। मतलब वापस मुस्लिम लीग रिवाइव हो रही है बलूचिस्तान की, यही है ना उमर? बिल्कुल ऐसा ही है। That's the scoop for today, जी. That's the scoop for today. अच्छा, हमारा जो दूसरा सवाल है, एक छोटी सी ब्रेक लेने की मुझे इजाजत दीजिएगा। दूसरा हमारा सवाल इसी से मुतल्लिक है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक दिलचस्प तजवीज़ लेकर सामने आए, उसको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिलचस्प बात की है। वो कहते हैं आज पाकिस्तान में ज़रूरत भी है और जगह भी है कि एक नई सियासी जमात हो। अभी हाल ही में हमने देखा, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जहांगीर तरीन साहब ने एक सियासी जमात बनाई, परवेज़ खटक साहब ने अपनी सियासी जमात बनाई। इसके बावजूद वो कहते हैं कि इस वक्त जगह और ज़रूरत दोनों मौजूद हैं। अपने तजियाकारों के सामने ये सवाल रखा है कि क्या मौजूदा हालात में शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है? क्या गुंजाइश और ज़रूरत है किसी नई सियासी जमात की? उमर, देखें, अब डिपेंड करता है कि उनके ज़हन में क्या है, वो किस तरह ये जमात बनानी चाह रहे हैं, उनका लीडर कौन है। इनफैक्ट किसी भी नई जमात के लिए उसकी लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और बिलखसूस पाकिस्तान के तनाज़र में या साउथ एशिया के तनाज़र में एक जो ऐसी कोई कैरिज़मेटिक लीडरशिप के जो लोगों को इकट्ठा कर सके, अपने पीछे चला सके, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक ऐसे सियासतदानों में हैं कि जिनको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़े जेन्युइन किस्म की उनकी अप्रोच है, और कोई उनकी गुफ्तगू में बनावट एज सच नज़र नहीं आती। अच्छे हैं एज आ एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े अच्छे हैं एज आ प्राइम मिनिस्टर। जो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था वो भी उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इवन नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब दोनों के साथ काम किया है, वो जिक्र करते हैं कि एज आ प्राइम मिनिस्टर वो ज़्यादा एफिशिएंट थे। अब सवाल ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने तक का जो एक सफ़र होता है वो कैसे तय करना है, आपने वोट कैसे लेने हैं। पहले जो है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोई अपने वोट लेकर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, वो नवाज शरीफ ने उनको नॉमिनेट किया था और वो बन गए थे। अभी क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने इलाके से अगर उन्होंने अपनी सीट निकालनी हो तो क्या वो नून लीग का टिकट लिए बगैर इलेक्शन जीत सकते हैं? ये मेरे लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि ऐसा भी है यानी कि लोग मरी में भी नवाज शरीफ की वजह से भी शाहिद खाकान अब्बासी को वोट देते हैं। बाज़ उनके हलके में भी लोग हैं यानी कि हमें शाहिद साहब बड़े पसंद हैं, लेकिन जो एक हलके की सियासत या उधर के लिए जो एक मिजाज दरकार होता है शाहिद साहब का, उससे ज़रा मुख्तलिफ है। तो लिहाजा उनकी शख्सियत में वो अवामी टच उस तरह से नहीं है, या जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट जो नैरेटिव के हवाले से होती हैं वो इस तरह से नहीं है। वो सीधी सी बात करने वाले। अच्छा, उमर कदा कलामी की माजरत, अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब की शख्सियत के अराउंड इस पार्टी को ना भी रिवॉल्व करवाएं, तो मौजूदा सिनेरियो में कोई भी, जैसे अब बात हो रही है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कोशिशें कर रहे हैं, या फिर कोई XYZ कोई भी उठ के आ जाता है, हर एक का हक है वो सियासी जमात बना सकता है। क्या आपको लगता है इस स्पेस मौजूद है और ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, जहाँ सियासी जमातें उस माहौल में एक और सियासी जमात, और फिर वो लोगों को क्या ऑफ़र करेंगे? अच्छा, मुझे कोई एज सच स्पेस नज़र नहीं आती इनके लिए। अब यह है कि ये किसके मुतबादल के तौर पर आ रहे हैं। अगर कोई PMLN का फॉलोअर है, उसने अभी उधर ही जाना है, पीपल्स पार्टी का भी उधर जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इमरान खान के हवाले से लोगों को मायूसी हो जाए कि इमरान खान नहीं आ रहे या उनको नहीं आने दिया जा रहा। तो इस तरह की जमात जो आती है, हो सकता है कि वो सोचें कि हमने नवाज शरीफ को वोट नहीं देना, हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, शाहिद खाकान अब्बासी या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं ये उनकी निस्बत कदरे बेहतर लोग हैं, हम इनको वोट देंगे। और उसके लिए फिर ये भी ज़रूरी है कि PTI पर बैन लग जाए। अब अगर क्या PTI को बैन किया जाता है तो क्या PTI वाले, एक हम केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अगर PTI पर पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आ गई थी, तो PTI भी इस तरह से आ सकती है। तो लिहाजा स्पेस मुझे एज सच नज़र नहीं आता। हाँ, लोग उनको ज़रूर कह रहे होंगे जी कि आपके लिए स्पेस मौजूद है और तजर्बा करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जो इनकी इवन लीडरशिप का जो अभी मुझे स्ट्रक्चर नज़र आता है कि जो ये करने जा रहे हैं, ये इनका ये एक गैर रवायती तरीका होगा अगर ये पार्टी बनाते हैं। और वो इनका
ये करने चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कि जैसे कोई एक रिवॉल्विंग लीडरशिप हो रही कि एक टाइम पे कोई 1 साल के लिए मुस्तफा नवाज खोखर हो, आगे 1 साल के लिए शाहिदा खान अब्बासी हो, फिर कोई आगे 1 साल के लिए कोई जो मिफ्ता हो, तो ये एक इंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और ये जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, ये मैं तज्जिए के अलावा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर भी कर रहा हूँ कि माजी में जो बातें होती रही है, इनके ज़हन में लीडरशिप का ये स्ट्रक्चर था। तो क्या इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं, या इस तरह के क्या ये जो पार्टी होगी, चले इनके स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, लेकिन क्या ये जो पार्टी होगी क्या ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होगी, या फिर जो पहली 3 सियासी जमातों के साथ एक बैगेज अटैच्ड है कि कहीं ना कहीं तो वो मुदाखलत से बनी, कहीं ना कहीं उनको ताकतवर हलकों की सपोर्ट हासिल थी, क्या इनके साथ भी वो बैगेज तो नहीं अटैच्ड होगा? अच्छा, अगर आप इनकी पर्सनैलिटी देखें, आप शाहिदा खान अब्बासी साहब की देख लें या मुस्तफा नवाज खोखर की देख लें, तो मेरे ख्याल वो काफ़ी रियलिस्टिक लोग हैं। एक तो ये है कि वो कोई गैर ज़रूरी किस्म के कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। मैं कल उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो जिसमें ये बात हो रही थी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों को चलने दिया है, तो जवाब में शाहिदा खान अब्बासी कह रहे थे कि 90% काम ऐसे हैं कि जिधर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होती, क्या वो सियासतदानों ने किए हैं। अब अगर वो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि जिसमें वो ये बात आती है कि सियासतदान भी नाकाम हो गए हैं, इस तरह की कोई बात आती है, तो उनका अगर ताल्लुक ना भी हो तो एक आपका दूर से ही एक ताल्लुक कायम हो जाता है जी कि इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से हमारे हमायती ही हैं। उसके लिए आपका कोई एक एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है जी कि आपने हमारे साथ चलना है या नहीं भट्टी साहब, ठीक है, भट्टी साहब आपकी क्या राय है? मैडम शेख, मैं चंद दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि जो जमहूरियत के हवाले से जो वो एक तरीक़ाकार रखा गया है, या जो एक सेट पैटर्न है, उस हवाले से हम दुनिया में नीचे से टॉप 5 में आते हैं, और जो सियासी पार्टियों के हवाले से हम ऊपर से टॉप 10 में आते हैं। जितनी सियासी पार्टियाँ हैं, ज़रूर बनाएं सियासी जमात, उनको बनानी चाहिए, और ये ज़हन में रहे कि मार्केट का किसी किस्म की हो, सियासत की हो, मुआशरत की हो, दुकानदारी हो, कहीं भी मार्केट में हमेशा अच्छी चीज़ की ज़रूरत रहती है और ज़रूरत होती है। ज़रूर बनानी चाहिए उन्हें सियासी जमात। लेकिन अब आगे सवाल हैं 2-3। पहला सवाल ये है कि इनके विजन क्या है, रास्ता क्या है और मंजिल क्या है। अब उस दूसरा सवाल ये है कि डेफिनेटली इक़्तिदार में आना चाहेंगे, डेफिनेटली यानी हुकूमत में बनाना चाहेंगे, जीत कर यही होगा कि हम आएंगे, पार्टी बनाएंगे, हुकूमत में जीतना चाहेंगे, हुकूमत में आना चाहेंगे। तो अगर ये है तो बहुत मुश्किल रास्ता है, बल्कि नामुमकिन के करीब का रास्ता इस वक्त मुल्क में। ऊपर जिस तरह चंद जमातों ने पूरी सियासत को, या चंद लोगों ने पूरी सियासत को, पूरी जमहूरियत को अपने वजूदों में समेटा हुआ है, और जिस तरह के ये 2 नंबरी और मुनाफकत और झूठ से सारा ये निज़ाम बनाया हुआ है, जिससे बदबूएं उठ रही हैं, इस निज़ाम से जो नीचे बांझ है आवाम के लिए, तो वहाँ एक नई सियासी जमात का किसी मदद के बगैर इक़्तिदार में आना नामुमकिन है। और हाँ, अगर ये एक प्रेशर ग्रुप रखना चाहते हैं, हमेशा एक अच्छा एक सेकंड व्यू देना चाहते हैं हुकूमत पे, और लोगों को एक दूसरा एक हर चीज़ का एक दूसरा एंगल दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छे लोग हैं इस मुल्क में। मैडम शेख, आवाम वो हैं जो हर वक्त किसी से पूछ लें, हर जमात से तंग है। कोई तरीके इंसाफ से आज भी तंग होगा, पीपल्स पार्टी सिंध में देख लें तंग है, नून को पंजाब में उनके गढ़ और घर में लोग तंग हैं, सारों से तंग है। लेकिन इस मुल्क के अवाम जब मुस्ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले ये अवाम कहते होते हैं। डॉक्टर AQ खान ने एक पार्टी बनाई और 26 एक लोग उसमें शामिल थे, बड़ी अच्छी पार्टी, बड़ा अच्छा मंशूर। पहले तो टिकटें लेने वाला कोई नहीं था, फिर वो सारे ही हार गए, डॉक्टर साहब समेत वो सब भी हारे हुए। अब्दुस्तारीदी साहब, हमारी कुर्बानियाँ आपके सामने हैं, वो इलेक्शन लड़े, ज़मानत ज़ब्त हो गई। तो इस मुल्क का जैसे नीचे ऊपर हम कहते हैं ना कि शरीफ बैठे हुए हैं, जरदारीज बैठे हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, लैंडलॉर्ड, जगीरदार, वडेरे, तो नीचे मैडम शेख हम जैसे बैठे हुए हैं जो तब्दीली को पसंद ही नहीं करते, अपने इलाके के उस बदमाश, उस लुच्चे, उस लफंगे को मुबैना तौर पर दे देंगे जिस पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं।
हम कह रहे होते हैं पीछे मुंह दबा के लुच्चा है, लफंगा है, क्योंकि सियासत पूरी है, थाने कचहरी की सियासत है, पैसे की सियासत है, सारे की और मजबूरियों की सियासत है। अच्छा। तो कहीं पीर साईं बैठे हुए हैं, कहीं वडेरे बैठे हुए हैं, कहीं जगीरदार बैठे हुए हैं, कहीं वो सारे बैठे हुए हैं, उसमें आना और उसमें आके जगह बनाना ये एक बड़ा काम होगा। लेकिन मैडम शेख यहाँ ये बताता चलूँ कि एक तजवीज़ इस्लामाबाद के हलकों में बड़ी ज़ेरे गौर है कि वो कुछ लोग जो हैं वो और कुछ सर जोड़कर बैठे हुए हैं और वो सारी ही इस मौजूदा सियासी क़यादत और सियासी जमातों से तंग हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई एक सियासी जमात ऐसी वजूद में आए जो निस्बतन पढ़े लिखे लोगों की हो, जो ए क्लास वाले ना हो, यानी ए क्लास की ना हो, दूसरे से ले नीचे से लेके आएँ, पौध ऊपर लाएं और इन चंद ख़ानदानों से चीज़ों को निकालें और उनकी तरफ ले जाएं। इस हवाले से बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है और अगर इसके साथ बहुत सारे और भी इफ्स एंड बट्स जुड़े हुए हैं जो इस वक्त मौजू नहीं है मैडम शेख, बहुत सारी जगहों पे नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि ये काम कर कौन रहा है। अगर तो जो आप इस वक्त जो आप का इशारा कर रही हैं वहाँ यकीनन सोच तो हो सकती है, काम वहाँ नहीं हो रहा। अच्छा। काम कहीं और हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए ये एक बड़ी तेज़ी से, और कुछ लोगों के बयानात आप देखें टीवी पे और सारों पे, वो एक थ्योरी दे रहे हैं कि इन सारों को ही खत्म कर दो, सारों को फारिग कर दो, दिलचस्प राय है भट्टी साहब की। और एक अमूमी तासुर है कि, और ये सच भी रहा है कहीं ना कहीं, कि अवाम अब इतने मायूस हो गए क्योंकि उन्होंने सबको ट्राई एंड टेस्ट कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी उम्मीद थी, जब उन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर अब अवाम कहते हैं हम क्या करें। अब ऐसे माहौल में क्या जगह है? और फिर भट्टी साहब ने इसका जो दूसरा पहलू दिखाया है कि नीचे से लोग, हम बात तो करते हैं लेके आए, आम आदमी सियासत में हिस्सा ले, लेकिन हकीकतें अलग हैं। साइंस है एक इलेक्शन, उसके ऊपर भी बताइएगा। अलेना, दो बातें इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप गुंजाइश की बात करती हैं तो बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है, सोच की बात करते हैं तो बिल्कुल सोच मौजूद है। क्यों? आज के दिन मैं और आप जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो आज के दिन लोगों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सरबराह हैं उनको पसंद करती है। क्यों पसंद करती है? क्योंकि उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक राय अपनाई हुई है। आज के दिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती कि उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ लिया हुआ है। एक बहुत बड़ी तादाद वो भी है जो कि रवायती जो दो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी क़यादत से नाला हैं, नाखुश हैं। यानी कि वो शरीफ फैमिली और आसफ अली जरदारी की फैमिली जो है या भुट्टो फैमिली है उनको पसंद नहीं करते। एक तबका मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस माहौल में कि क्या कोई स्पेस बनती है? तो बिल्कुल स्पेस बनती है, क्योंकि पीटीआई तो ग्राउंड पर मौजूद नहीं है और वो लोग जिन्होंने सीरियसली वोट देना है, जब वो वोट देने के लिए निकलेंगे तो वो किसको वोट देने के लिए निकलेंगे? क्योंकि बाज एक तबका है जिसके अंदर जो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को अच्छा नहीं समझता, और उसी में एक और तबका भी है जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी समझता है कि इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें वो तबका भी है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब मामला यह है कि पाकिस्तान की एक तारीख का एक ये भी अलमिया रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने अरूज हासिल किया या लोगों की तवज्जो हासिल की, वो वही ज़्यादातर सियासी जमातें रही हैं जिनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की थपकी थी या हाथ था, या जिसे इस्टेब्लिशमेंट में से किसी ने आंख मारी हुई थी। अब इस्टेब्लिशमेंट ने आंख मारी थी या नहीं मारी थी, दो तजर्बात तो आपने देख लिए। अलीम खान साहब ने पंजाब में बनाई IPP और परवेज़ खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई अपनी जमात। तो क्या दोनों जमातों ने लोगों की तवज्जो हासिल की? मेरा ख्याल है कि तवज्जो हासिल नहीं की। अलीम खान साहब में एक स्नॉबिश, एक जो जिसके पास नए नए पैसे आए हैं, बंदे तो इकट्ठे कर लिए, शायद किसी जगह पे कोई उनके पास कोई सपोर्ट भी हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं। अगर
लेकिन उनका जो इमेज आया वो कोई अच्छा इमेज नहीं आया, या वो लोगों उनका इमेज ये आया कि वो अपनी पार्टी से या अपने लीडर से गद्दारी करने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो कोई अच्छा इमेज नहीं आया। अब ये जो लोग हैं शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज, इनके बारे में मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे बता सकता हूं कि ये 4-5 महीने पहले से ही इनको पता लग गया था कि इनकी पार्टियों में इनकी तो गुंजाइश नहीं है। आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने मरियम नवाज साहबा को जब ओहदा दिया गया था पार्टी में, जो कंटिन्यूटी थी फैमिली की उसको कंटिन्यू किया गया था, तो उन्होंने एक एतराज किया था। तो उसके बाद उन्हें पता लग गया था पार्टी की मीटिंग्स में उनको नहीं बुलाया जाता था, उनको इस बात का पता लग गया था कि पार्टी में वो उनको शूदर करार दे, गैर एलानिया तौर पे शूदर करार दे दिया गया है, तो उन्हें ये बात पता लग गई थी। मुस्तफ़ा नवाज ने अपनी पार्टी के खिलाफ, बिलावल भुट्टो के रवैये के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मिफ्ता इस्माइल का मामला मेरे और आपके सामने है, तो मैं लेट मी कंप्लीट क्विकली। तो इन्होंने एक सर्वे भी करवाया है और सर्वे करवा के इन्होंने मालूमात इकट्ठी की है साइंसी बुनियादों पर। दूसरी बात यह कि इन्होंने ये भी फैसला किया है कि इन्होंने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई बंदा अपनी पार्टी में नहीं लेना, और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बंदा नहीं लेना इन्होंने, तो सबसे ज्यादा कौन से बंदे हैं वो जो जाएंगे पंजाब में, नून लीग को नुकसान होगा, और अगर सिंध में से या खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग आए वो शायद पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के होंगे। तो ये बात तो तय है। अब मामला ये है कि इन्होंने पार्टी का ऐलान कब करना है, देखना ये है। मुझे तो लगता ही है कि ये नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद जो है ये पार्टी का ऐलान करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने ओके, एजाज आपका पॉइंट आ गया। मज़हर साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप समझते हैं क्या गुंजाइश है? क्योंकि हमने पड़ोसी मुल्क में देखा, आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ग्राउंड रूट से और सारा कुछ, बड़ी पजीराई भी उनको मिली। क्या पाकिस्तान में उस तरह के डायनामिक्स है और मौजूदा हालात में ख़ास तौर पे, या फिर सिर्फ ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे होगा, बार्गेनिंग के लिए 5 सीटें वहाँ ले लो, 10 सीटें वहाँ से इनको वोट दे दो? देखें अलीना, पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासी जमातें इस वक्त जो हैं वो पोस्ट पार्टीशन जमातें हैं, लेकिन हम देखें जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम या किसी हद तक अगर नेशनल अवामी पार्टी का मार्क देखें, जब सुरखपोश तहरीक थी, ये जमातें वो हैं जो प्री पार्टीशन जमातें थीं, वो अब भी मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है। जो पोस्ट पार्टीशन पार्टियां बनी उनमें 2 पार्टीज़ की पॉपुलर सपोर्ट हमें नज़र आई, एक अवामी लीग जो ईस्ट पाकिस्तान में, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम अक्सर ये कहते हैं एस्टैब्लिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त बनी जब भुट्टो साहब अयूब की कैबिनेट से निकल आए, और उस पार्टी का स्ट्रक्चर कैसे बना है इसको देखिए। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब बनती हैं, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोग्राम क्या दे रहे हैं और लीडरशिप क्या है आपकी, और उसका स्ट्रक्चर क्या है। लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि उसने आवाम को अट्रैक्ट करना होता है प्रोग्राम के ज़रिए। भुट्टो पीपल्स पार्टी 3 साल में इतनी पॉपुलर हो गई कि वो मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी। क्या वजह थी? इसलिए कि सिर्फ उसका नारा और प्रोग्राम नहीं था, जो लीडर था वो ग्रास रूट लेवल पे गया। ग्रास रूट लेवल पे जाके उसने देहातों में, मेरा ख्याल है बहुत कम लीडर पाकिस्तान के इतने ग्रास रूट लेवल पे गए जितने भुट्टो गया था। दूसरी पार्टी, नज़रियाती पार्टी कौन सी थी? नैप, नेशनल अवामी पार्टी, लेफ्ट विंग का एक अलायंस था, और उसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बाएं बाजू के लोग थे। उस वक्त आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स होती थी। उसके बाद जो हमने फेज़ देखा, जो जनरल ज़िया-उल-हक के पीरियड में देखा, कि मुस्लिम लीग नून को एक तरीके से पॉलिटिक्स को में कारोबार लाने की मार्केट्स वो करने की, और उसमें बहुत से लेफ़्ट विंग के जो लोग थे उन्हें ये अट्रैक्शन नज़र आई कि जी जागीरदारी सिस्टम से बेहतर है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। तो इसलिए उनमें से बहुत से लोगों ने नून लीग को सपोर्ट किया। तहरीक इंसाफ कब आई? तहरीक इंसाफ आई है 96 में। अगर तहरीक इंसाफ की आप फॉर्मेशन देखें तो उसमें सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसका कुछ 1 या 2 लोग थे, जिनमें हामिद खान और नजीब हारून ऐसे थे जिनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। बाकी सारे लोग पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने, इसलिए उसको टाइम कितना लगा पार्टी को सपोर्ट, और वो इस्टेब्लिशमेंट बहुत सी आज शायद खाकान अब्बासी की बात पे हमें इसलिए कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए क्योंकि अभी तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ी,
आज वो मुस्लिम लीग नून को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एज ए मुस्लिम लीगर। वो आज भी PMLN का हिस्सा हैं, उन्होंने PMLN नहीं छोड़ी है। आपने ये बात कर दी है, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हमें वो भी याद है जब शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि अगर मैं मुस्लिम लीग छोड़ूंगा तो फिर घर ही जाऊंगा, फिर कोई सियासत नहीं अदा करूंगा। यही मैं कह रहा हूँ कि पहले तो देखिए, अभी देखिए एक आखिरी पॉइंट अली ना, देखिए जब री इमेजिनिंग पाकिस्तान का आइडिया दिया गया तो या तो आपके जहन में ये था, ये बताएं कि उस वक्त भी था, और उस वक्त अगर ये लॉन्च कर देते कि हमने अल्टीमेटली एक नई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाना है तो वो ज़्यादा बेहतर होता। आज जब वो ये बात करते हैं या आज जो दूसरे ये बात कर रहे हैं, जैसे भट्टी साहब बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांडेड पार्टीज जो होती हैं, और ऐसे मौके पे कि PTI को तोड़कर या पीपल्स पार्टी को तोड़कर या नून लीग को तोड़ के या MQM को तोड़ के जब जमातें बनाई जाती हैं, वो जमातें सस्टेन नहीं कर पाती। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।